Hello everyone, welcome back to Synopsis. My name is Ankit Chaudhary and I'm your faculty for Public Administration Optional as well as GS. इस वीडियो में हम अपनी पॉलिटी पीटी 360 जो है उस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुकी हैं, 2 टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थर्ड टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और वो थर्ड टॉपिक है हमारा इलेक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। जो आरपीए है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ये बेसिकली हमारे जो इलेक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं हम उन पे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला है सेक्शन 8(1). सेक्शन 8(1) जो है ये डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन से। जो हमारे कंटेस्टेंट्स होते हैं, जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजन जो है वो इसमें दिए हुए हैं। और इसमें बहुत सारे क्राइम्स मेंशन किए हुए हैं, जैसे करप्शन हो गया या फिर आपका हीनियस क्राइम्स हो गए, रेप से रिलेटेड हो गया। ये सारे क्राइम्स जो है ये इसमें मेंशन किए हुए हैं और ये सारे जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर आते हैं। सेकेंड सेक्शन है हमारा सेक्शन 11। सेक्शन 11 जो है वो इंपावर करता है इलेक्शन कमीशन को। ये इलेक्शन कमीशन को जो पावर देता है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का टाइम है, डिस्क्वालिफिकेशन की अवधि जो दी हुई है कि हो सकता है कोई कैंडिडेट जो है उसे 12 महीने के लिए या 10 महीने के लिए डिस्क्वालीफाई किया हुआ हो, तो ये इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है सेक्शन 11 के अंडर, उसे पूरी तरीके से रिमूव भी कर सकता है या उस टाइम पीरियड को जो है वो कम कर सकता है। कि अगर किसी को 10 महीने के लिए डिस्क्वालीफाई किया हुआ है तो वो उसको घटा के 5 महीने या 4 महीने कर सकता है। तो सेक्शन 11 भी हो गया। सेक्शन 29 है। सेक्शन 29 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डील करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज से। अगर आपने कोई एसोसिएशन बना लिया, आपने कोई पार्टी बना लिया, तो आपको इलेक्शन कमीशन के पास जाके उसे रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। तो वो किसके अंडर होता है? वो होता है सेक्शन 29A के अंडर। नेक्स्ट है सेक्शन 126। सेक्शन 126 जो है वो डील करता है इलेक्शन कैंपेन से। अब होता क्या है, समझ लीजिए परसों इलेक्शन है और परसों शाम 6 बजे तक वोटिंग होने वाली है। तो शाम 6 बजे से 48 आवर्स पहले, मतलब आज शाम 6 बजे तक ही जो है इलेक्शन कन्वेसिंग हो सकती है, इलेक्शन कैंपेन हो सकती है। उसके बाद इलेक्शन कैंपेन मना है। तो सेक्शन 126 जो है वो इलेक्शन कैंपेन से डील करता है और ये कहता है कि 48 आवर्स बिफोर द वोटिंग डे, और वोटिंग डे में भी 48 आवर्स जो काउंट होते हैं वो जो लास्ट आवर होता है आपका वोटिंग का, कि 6 बजे अगर डिसाइड है कि 6 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी, तो उससे 48 आवर्स मतलब 2 दिन पहले आपको इलेक्शन कन्वेसिंग जो है उसको कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 126A। सेक्शन 126A जो है ये बेसिकली डील करता है आपके एग्जिट पोल्स से। आपने देखा होगा जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो उस दिन बहुत सारे न्यूज चैनल जो है वो एग्जिट पोल्स लेकर बैठ जाते हैं। तो सेक्शन 126A ये बोलता है कि जिस दिन वोटिंग हो रही होगी, समझ लीजिए आज वोटिंग हो रही है और वोटिंग होनी है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, तो 7 बजे से शाम के 6 बजे तक एग्जिट पोल जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकते, ना उनका रिजल्ट दिखा सकते आप। जब वोटिंग खत्म होती है, वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद आप ये काम कर सकते हैं। तो मतलब 6:30 बजे के बाद ही एग्जिट पोल्स जो है उनके रिजल्ट आपको दिखाए जा सकते हैं, उससे पहले नहीं दिखाए जा सकते। नेक्स्ट है सेक्शन 151A। सेक्शन 151A बेसिकली डील करता है वैकेंसी अगर हो जाती है। वैकेंसी का मतलब समझ लीजिए कोई इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका जो कैंडिडेट है या तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया या हो सकता है डेथ हो गई या उसने रिजाइन दे दिया, कोई भी कंडीशन हुई तो वहां पे क्या हो गया, वैकेंसी हो गई। तो अगर ये वैकेंसी जो हुई है, जो कैंडिडेट यहां पे ऑलरेडी इलेक्टेड था, अगर उसका रिमेनिंग टाइम पीरियड 1 साल या उससे ज्यादा है, तो इलेक्शन कमीशन को उस सीट के ऊपर बाय इलेक्शन कंडक्ट करवाना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स। अगर वो टाइम 1 साल से कम है, 12 महीने से कम है, तो फिर सेक्शन 151A अप्लाई नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना, अगर वैकेंसी हो जाती है तो फिर बाय इलेक्शन कंडक्ट कराने पड़ते हैं। अगर वो वैकेंसी जो हुई है उसमें रिमेनिंग टाइम पीरियड 1 साल या उससे ज्यादा था, तो इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्शन कंडक्ट कराना पड़ेगा वो विद इन 6 मंथ्स कराना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, 151A अप्लाई वहां पे नहीं करेगा, वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस जो इलेक्शन कमीशन इशू करता है फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन विद इन द कंट्री। तो ये ध्यान रखना, ये कोई लॉ नहीं है, ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, एक सेट ऑफ रूल्स है जो इलेक्शन कमीशन ने इशू किया हुआ है। ये कब, व्हेन इट कम्स इनटू फोर्स, जिस दिन इलेक्शन कमीशन जो है कहीं इलेक्शन की डेट अनाउंस करता है। समझ लीजिए आज दिल्ली में इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन कमीशन ने जो है ये आज
समझ लीजिए दिल्ली में इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन कमीशन ने आज डेट अनाउंस कर दिया कि आज से 20 दिन बाद जो है दिल्ली में इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे। तो आज से ही जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो इंप्लीमेंट होने लग जाएगा, इट विल कम इनटू फोर्स। और जब तक दिल्ली के इलेक्शंस का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक एमसीसी जो है इट विल रिमेन इन फोर्स। तो एमसीसी जो होगा वो जो पूरी टाइम पीरियड होता है फ्रॉम द डेट व्हेन इलेक्शंस आर अनाउंस्ड टू द डेट व्हेन रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, उस पूरे टाइम पीरियड में एमसीसी जो है वो इंप्लीमेंट होता है। एमसीसी मैंने आपको बता दिया है, इट इज नॉट अ लॉ, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एमसीसी में जो लिखा हुआ है इट इज नॉट अ लॉ, इट इज जस्ट अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। बट हमारे यहां अगर आप देखोगे सीआरपीसी हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हो गया या आईपीसी हो गया, इनके बहुत सारे प्रोविजंस के थ्रू आप एमसीसी को इंप्लीमेंट करा सकते हो। नेक्स्ट इज इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, ये पहली बार एमसीसी का जो यूज हुआ था ये हुआ था केरला में 1960 में। तो केरला में असेंबली इलेक्शन हुए थे 1960 में, वहां पे पहली बार यूज किया गया था। एमसीसी जो है वो बेसिकली 8 प्रोविजन से डील करता है। वहां पे जनरल कंडक्ट हो गया, मीटिंग्स जो ऑर्गेनाइज की जाती हैं वो हो गई, प्रोसेशंस हो गए, पोलिंग डे पे क्या होगा उससे रिलेशन हो गया उसका, पोलिंग बूथ्स वहां पे कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता, कैसा उनका कंडक्ट होगा उससे हो गया, ऑब्जर्वर्स जो है उनसे रिलेटेड है, पार्टी इन पावर और इलेक्शन मैनिफेस्टो ये भी उसका पार्ट है। नेक्स्ट जो आज की डेट में सोशल मीडिया आ गया है, तो आज की डेट में सोशल मीडिया जो आ गया है ये उस पे भी अप्लाई होता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सोशल मीडिया पे भी अप्लाई होगा। नेक्स्ट है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स। व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स? अब देखो हमारे यहां ये माना जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे आर द फाउंटेन हेड ऑफ करप्शन। फाउंटेन हेड ऑफ करप्शन का मतलब ये हमारे यहां माना जाता है जो करप्शन इंडिया में आता है वो ज्यादातर इन पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही आता है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग में ब्लैक मनी इन्वॉल्व है उसको खत्म करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो होते हैं ये बेसिकली जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे प्रॉमिसरी नोट्स, उन प्रॉमिसरी नोट्स की तरह होते हैं। और कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिया का सिटीजन या कोई भी कंपनी जो है जो इंडिया में स्टैब्लिश हुई है ये जाके इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज कर सकता है और इन इलेक्टोरल बॉन्ड को पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में सबमिट करा सकता है। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो है वो लाया गया है। ठीक, और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करते हैं ये बेसिकली आरबीआई लेकर आया है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को आप परचेज कर सकते हैं एसबीआई की सिलेक्टेड ब्रांच से। तो बेसिकली आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज कर सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके अकाउंट्स में इन्हें सबमिट करवा सकते हैं। अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं इन पे कोई नाम नहीं होगा, ये नहीं पता लग सकता कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने परचेज किया है, तो इट विल नॉट कैरी द नेम ऑफ द पे। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है ये आपको मिलेंगे इन मल्टीपल्स ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इसके मल्टीपल में वो मिलने वाले हैं। इनकी जो शेल्फ लाइफ है, समझ लीजिए आपने इन्हें परचेज किया है तो विद इन 15 डेज आपको उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जिसको आप ये देना चाह रहे हो उसके अकाउंट में सबमिट आपको करना पड़ेगा। 15 दिन के बाद ये लैप्स हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया है वो पीएम रिलीफ फंड जो है उसमें ट्रांसफर हो जाता है। इट कैन बी परचेज बाय सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर किसी भी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड या एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। ये मैं आपको बता चुका हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। ओनली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, जो पार्टीज इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड हैं और उन्हें लास्ट इलेक्शन में, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो और अगर वो स्टेट पार्टी है तो उसके अपने पर्टिकुलर स्टेट का इलेक्शन हो, उसमें 1% ऑफ द वैलिड वोट्स जो पोल हुई हैं केवल इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो है फंड कर सकते हो और किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करोगे। तो पहली चीज तो यह है कि वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास, और दूसरी चीज क्या है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसे 1% ऑफ द टोटल वैलिड वोट जो पोल हुए वो मिलने चाहिए। नेक्स्ट है नेशनल पार्टी स्टेटस। अभी अभी नॉर्थ ईस्ट की एक पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी। ये नेशनल पीपल पार्टी जो है ये पीए संगमा ने बनाई है, अपने टाइम के बड़े लीडर रहे हैं पीए संगमा, और लोकसभा जो है लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं, उन्होंने बनाई थी। इसको अभी अभी इलेक्शन कमीशन ने जो है नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया है और ये इंडिया की 8th नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। और ये ध्यान रखना नॉर्थ ईस्ट की पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसको ये स्टेटस मिला है, फर्स्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। अब ये जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस दिया जाता है ये कौन देता है, तो ईसी हैज द पावर।
इलेक्शन कमीशन जो है वो ये देता है। ईसी हैज द पावर टू रिकॉग्नाइज अ पॉलिटिकल पार्टी। अब ये भी ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, बट उसके पास ये पावर नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर कर पाए। तो उसके पास ये पावर नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर कर पाए। और बार बार इलेक्शन कमीशन ने और बहुत सारे जो एनजीओ है वो डिमांड करते हैं कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसे पावर दी जानी चाहिए कि वो डी रिकॉग्नाइज कर पाए पॉलिटिकल पार्टीज को। नेक्स्ट, इलेक्शन सिंबल। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सिंबल्स अलॉट किए जाते हैं, और वो सिंबल जो अलॉट किए जाते हैं वो बेसिकली एक ऑर्डर है, इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968, उसके अंडर वो अलॉट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज पार्टी सिंबल एलोकेशन, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इलेक्शन सिंबल ऑर्डर है 1968 का ऑर्डर है, उसके अंडर जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल सिंबल जो है वो एलोकेट किए जाते हैं। एक चीज यहां पे ध्यान रखना, ये जो पार्टी सिंबल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्यादातर पब्लिक को कैंडिडेट के बारे में नहीं पता होगा, उसके नाम के बारे में भी नहीं पता होता, लेकिन सबको यह जरूर पता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा सिंबल है। जैसे अगर मैं बात करूं बीजेपी का तो कमल है, अगर हम बात करें कांग्रेस का वो हैंड है। तो ज्यादातर जो पब्लिक होती है ना, जब वो वोट डालने जाती है, इन्हीं इलेक्शन सिंबल्स के थ्रू रिकॉग्नाइज करती है कि किसको वोट देना है। इस वजह से इलेक्शन सिंबल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इलेक्शन सिंबल एलोकेट कौन करता है? वो करता है आपका इलेक्शन कमीशन। और कहां पे दिया गया है उसके बारे में तो दिया गया है इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968। ये जो इलेक्शन सिंबल एलोकेट किए जाते हैं ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होते हैं। तो जो पहली पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी उसको पहले वो पॉलिटिकल सिंबल जो है या पार्टी सिंबल जो है वो दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है डीलिमिटेशन कमीशन। अब ये डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है पहले समझ लेते हैं। डीलिमिटेशन का मतलब वैसे आपने पढ़ा है अपनी पॉलिटी में। डीलिमिटेशन का मतलब होता है जब हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, या फिर आपकी जो स्टेट्स हैं वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं जिसमें पब्लिक डायरेक्टली वोट डालती है। यहां पे क्या किया जाता है, कंट्री को, अगर मैं लोकसभा की बात करूं, पूरी कंट्री को अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। और ये जो अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है, इसी एक्सरसाइज को हम कहते हैं डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। ये करता कौन है? ये करता है आपका डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, अब ये न्यूज में रहा क्यों था? आपको ध्यान होगा जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका स्टेटहुड छीन लिया गया है और अब उसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वोटिंग भी होगी, तो अब क्या है वहां पे डीलिमिटेशन कंडक्ट करवाना पड़ेगा। और वो एक्सरसाइज कौन कंडक्ट करता है? डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में भी डीलिमिटेशन कंडक्ट करवाना है। और वो जो डीलिमिटेशन कंडक्ट करवाया जाएगा इन 4 स्टेट्स में वो होगा डीलिमिटेशन एक्ट के थ्रू। अब ये जो डीलिमिटेशन है ये डीलिमिटेशन कमीशन करता है। मैंने आपसे कहा डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो बनाता है पार्लियामेंट। और हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है आफ्टर एवरी सेंसस, हमारे यहाँ 10 साल में सेंसस होता है तो हर सेंसस के बाद डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती रहती है। तो हर सेंसस के बाद जो है डीलिमिटेशन आपको कंडक्ट करवाना है, ये लिखा गया है। और डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा उस एक्सरसाइज के लिए। वो डीलिमिटेशन कमीशन कौन बनाएगा? वो बनाएगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आज तक 4 बार ये काम कर चुकी है एक्ट बना के। पहली बार किया था 1952 जब इंडिया में पहले जनरल इलेक्शन की कंडक्ट कराए गए थे, तब डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था। देन 1962 में एक्ट आया था और उसके अंडर 1963 में बनाया गया था। ऐसी 1973 में बनाया गया था और 2002 में। तो ये जो 4 स्टेट है इनमें किसके अंडर किया जाएगा? यही डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो है 2002 वाला। ये जो कमीशन होता है इसके मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? वो अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। और ये जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है ये किसके साथ कोलैबोरेशन में काम करता है? आपके इलेक्शन कमीशन के साथ। अब जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है इसमें 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस, क्योंकि वो उस ऑफिस में हैं, क्योंकि वो सीट पे बैठे हुए हैं तो ऑटोमेटिकली वो इसका पार्ट बन जाएंगे। एक होते हैं आपके सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये जो सर्विंग या रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये इस डीलिमिटेशन कमीशन के चेयरपर्सन भी होते हैं। इसे ध्यान रखना, आपके प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या फिर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह वो किसी इलेक्शन कमिश्नर को नॉमिनेट कर देते हैं, वो भी मेंबर हो जाएंगे। और थर्ड है, जिस स्टेट में वो डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज हो रही होगी उस स्टेट के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो भी उसके मेंबर बन जाते हैं। डीलिमिटेशन कमीशन जो ऑर्डर देता है इट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट में भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो इनका जो ऑर्डर होगा वो फाइनल है। इट कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट।
नेक्स्ट इज राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल, रिकॉल वर्ड का मतलब क्या होता है, आप किसी को वापस बुला सकते हैं। तो राइट टू रिकॉल क्या होता है, इट इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज करके आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट को उसका टेन्योर खत्म होने से पहले ही वापस बुला सकते हैं। मतलब आप उसका टेन्योर अगर 5 साल का है और आपको लग रहा है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आप उसे 3 साल या 4 साल में भी उस पोजीशन से हटा सकते हैं बाय यूजिंग राइट टू रिकॉल। बेसिकली राइट टू रिकॉल के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं, डेमोक्रेसी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो पब्लिक होती है, सिटीजन होते हैं, उनको डायरेक्टली पार्टिसिपेशन मिलता है। और अगर आप डायरेक्टली पार्टिसिपेशन दे रहे हो पब्लिक को, तो उसके लिए कुछ फोरम्स होने चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। तो वहां पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे हो गया आपका रिकॉल, इनिशिएटिव हो गया, प्लेबिसाइट हो गया। तो ये सारे जो है ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। रिकॉल भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही एक इंस्ट्रूमेंट है और आप पॉलिटी में इसके बारे में पढ़ेंगे अपनी बुक्स में। इट इज अ प्रोसेस वेयर अ पर्सन हु इज इलेक्टेड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बिफोर हिज टर्म बाय अ डायरेक्ट वोट। तो जो भी मैंने आपको समझाया कि उसका टेन्योर पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही आप उसे रिकॉल कर सकते हैं, वापस बुला सकते हैं। अब देखो इंडिया में अगर मैं बात करता हूं नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं, जैसे लोकसभा के इलेक्शन हो गए या स्टेट लेवल के जो इलेक्शन है, आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो गए, वहां पे राइट टू रिकॉल नहीं यूज होता। तो ध्यान रखना वहां पे राइट टू रिकॉल नहीं है। बट जो आपके लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं, कुछ स्टेट्स में राइट टू रिकॉल वहां पे दिया हुआ है। पूरे इंडिया में हर स्टेट में नहीं दिया हुआ है। कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स हैं ऐसे जिन्होंने अपने यहां लोकल बॉडी के जो इलेक्शन होते हैं, जैसे पंचायत के हो गए, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन हो गए, वहां पे राइट टू रिकॉल दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल हो गया बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन्होंने वो दिया हुआ है। नेक्स्ट इज ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम आपको पता ही होगा, हर बार जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद ईवीएम न्यूज में रहती है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। तो आज की डेट में इंडिया में जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं वो बैलेट पेपर के थ्रू नहीं होते, वो वोटिंग मशीन के थ्रू होते हैं। उन्हीं वोटिंग मशीन को हम बोलते हैं ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब ये न्यूज में क्यों थी? जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसने ये बात बोली कि ईवीएम जो होती है इट विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट में जो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन है ईवीएम उसके अंडर आती है। बट इसको चैलेंज किया गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बोला है कि ईवीएम डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अब ध्यान रखना, ईवीएम जो है वो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन के अंडर नहीं आती। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सीआईसी का ऑर्डर था उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया है। जो ईवीएम होती है, ईवीएम में बेसिकली 2 टाइप की आपकी यूनिट होती है। एक होती है कंट्रोल यूनिट, दूसरी होती है बैलेटिंग यूनिट। अब देखो कंट्रोल यूनिट नाम से ही पता लग रहा है कि कोई इसे कंट्रोल कर रहा है। तो आपका जो पोलिंग ऑफिसर होता है जिसको कौन अपॉइंट करता है? इलेक्शन कमीशन। तो ये जो कंट्रोल यूनिट होती है ये उसके अंडर होती है। दूसरी वाली है बैलेटिंग यूनिट। बैलेटिंग का मतलब होता है आप वोट कास्ट कर रहे हो। बैलेटिंग यूनिट वो यूनिट होती है जिसमें आप अपनी वोटिंग करते हो। वो जो मशीन आप देखते हो पोलिंग बूथ में वो बेसिकली कहलाती है आपकी बैलेटिंग यूनिट, वो वोटिंग कंपार्टमेंट में होती है। ये जो आपकी ईवीएम्स है इनको मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो ये दोनों मिलकर उनको मैन्युफैक्चर करती है। नेक्स्ट है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, वीवीपैट। वीवीपैट के बारे में भी आपने सुना होगा। अब देखो जो हमारी वोटिंग मशीन्स है इन पे बार बार ये इल्जाम लगाया जाता है कि इनके साथ छेड़खानी हुई है और कोई भी इनको मैनिपुलेट कर सकता है और आप किसी को वोट दे रहे हैं वो वोट किसी और को मिल जाएगा। तो ये जो एक तरीके से लोगों के दिमाग में शंका है, इसको खत्म करने के लिए ये सिस्टम लाया गया वीवीपैट का। वीवीपैट में क्या होता है, जो आपकी वोटिंग मशीन होती है इसके साथ आप देखोगे एक बॉक्स अटैच होता है और अगर आप किसी को वोट देते हो तो उस बॉक्स में एक पेपर स्लिप जनरेट होती है। उस पेपर स्लिप के ऊपर कैंडिडेट का नाम लिखा होगा और उसकी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल होगा। जिस भी कैंडिडेट को आपने वोट डाला है उसका नाम और उसकी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल, जिससे आप ये खुद वेरीफाई कर सको कि आपका वोट जो है वो सही कैंडिडेट को गया है। उसी को नाम दिया गया है हमारा वीवीपैट। तो इट इज डिजाइन टू वेरीफाई दैट वोट वाज कास्टेड करेक्टली वाया वोटिंग मशीन। तो वोटिंग मशीन के ऊपर जो सवाल उठते हैं उसको खत्म करने के लिए और ज्यादा इलेक्टोरल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए वीवीपैट सिस्टम लाया गया है। ये मैंने आपको बता ही दिया, प्रिंटेड पेपर स्लिप जो है वो जनरेट होती है, उस पे सिंबल होता है और कैंडिडेट का नेम होता है।
सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2013 का ये केस है, इस केस को ध्यान रखना। वीवीपैट जो है ये उसी केस के बाद आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वीवीपैट सिस्टम को जो है वो इंप्लीमेंट किया जाए, और वो केस था सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2013। पहली बार इसका जो इस्तेमाल किया गया था वो 2013 में ही किया गया था, और नागालैंड के जो स्टेट इलेक्शंस थे उनमें इसका यूज किया गया था। नेक्स्ट इज हाइब्रिड इलेक्टोरल सिस्टम। अब ये हाइब्रिड इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं। अगर आप देखोगे इलेक्टोरल सिस्टम बहुत टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। इंडिया में अगर मैं बात करूं, दो टाइप के इलेक्टोरल सिस्टम हमने पढ़े हैं। पहला है आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जैसे लोकसभा में होता है, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिल जाती हैं उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। और दूसरा है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यूज होता है, राज्यसभा के इलेक्शन में यूज होता है। तो ये दो टाइप के सिस्टम इंडिया में यूज होते हैं, और ये दो मेजर टाइप के सिस्टम है जो अलग अलग कंट्रीज में यूज होते हैं। अगर आप इन दोनों सिस्टम को कंबाइन कर दो, इन दोनों की जो क्वालिटीज हैं, इन दोनों सिस्टम में जो प्रोसीजर्स हैं उनको कंबाइन कर दो, तो उसको हम बेसिकली नाम दे देते हैं हाइब्रिड इलेक्टोरल सिस्टम। तो ध्यान रखना, फर्स्ट पास द पोस्ट प्लस जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, इन दोनों को कंबाइन करके अगर कोई नया सिस्टम आप इवॉल्व करते हो तो उसको नाम देते हैं हम हाइब्रिड इलेक्टोरल सिस्टम। वेरियस टाइप मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट पास द पोस्ट, प्रोपोर्शनल और मिक्स्ड सिस्टम या फिर हाइब्रिड सिस्टम। अब इंडिया में तो हम दो ही इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट और पीआर। और ये ध्यान रखना कौन सा वाला सिस्टम किसके इलेक्शन में यूज किया जाता है। जो आपके मिक्स सिस्टम होते हैं ये भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। यहां पे जो मेन दो होते हैं वो मेंशन कर दिए, फिर मैं आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूं कि कैसे हो सकता है। समझ लो आपके लोकसभा के इलेक्शन है, और लोकसभा में हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास 550 सीट्स है, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 550 सीट्स है। अब ये 550 सीट्स में से हो सकता है कि हमारी जो 400 सीट्स हो वो तो हम डायरेक्टली फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कि जिसको ज्यादा वोट मिल गई वो इलेक्ट होके चला जाएगा हमारी लोकसभा में। और ये जो बची हुई 150 सीट्स हैं, जो 150 रिमेनिंग सीट्स हैं, इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं कि हम इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज करें कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को जितनी वोट्स मिली हैं उसके प्रपोर्शन में उतने ही कैंडिडेट वो अपने नॉमिनेट करके लोकसभा में भेज सकता है। तो यहां पे आपने क्या किया, दोनों सिस्टम यूज कर लिए। 400 सीट्स तो हो गई डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, और 150 बची हुई सीट्स हो गई प्रपोर्शन के थ्रू, जिसको जितनी वोट्स मिली है उसके थ्रू। तो उसको नाम दे दिया जाता है हमारा मिक्स सिस्टम या फिर हाइब्रिड इलेक्टोरल सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, सर्विस वोटर। अब सर्विस वोटर कौन होते हैं, आप देखो नाम से ही पता लगा सकते हो आप। सर्विस वोटर मतलब ये सर्विस में है, बेसिकली ये वो वोटर्स हैं। अब देखो वोटिंग के टाइम क्या होता है, अगर आपको वोट डालनी है तो आपको जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप रजिस्टर्ड हो एज अ वोटर, वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा वोटिंग वाले दिन। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में हो, आर्मी वाले जैसे हो गए, तो वो तो क्योंकि वो बॉर्डर पे सर्व कर रहे हैं, वो प्रेजेंट हो नहीं सकते अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग वाले दिन। उन वोटर्स को हम नाम देते हैं सर्विस वोटर। सर्विस वोटर बेसिकली जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 है उसके अंडर डिफाइन किए गए हैं। 4 कैटेगरीज वोटर्स की दी गई है जिन्हें सर्विस वोटर की कैटेगरी में हम रखते हैं। एक हो गए आपके मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस में बेसिकली आती है आपकी आर्मी हो गई, नेवी हो गई और एयरफोर्स हो गई, ये आर्म्ड फोर्सेस का पार्ट है, तो इनके मेंबर्स हो गए। ऐसे ही मेंबर्स ऑफ द फोर्सेस टू विच प्रोविजंस ऑफ आर्मी एक्ट अप्लाइज, ये ज्यादातर अगर आप देखोगे तो आपने देखा होगा पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस को रेफर कर रहे हैं। ऐसी मेंबर्स ऑफ आर्म पुलिस फोर्स ऑफ स्टेट, तो जो स्टेट है, स्टेट की अपनी आर्म पुलिस फोर्सेस होती हैं, उसके मेंबर्स हो सकते हैं। और हो सकता है ये मेंबर स्टेट में ना हो, कहीं और सर्व कर रहे हो उस टाइम, तो ये भी सर्विस वोटर की कैटेगरी में आ सकते हैं। और लास्ट कैटेगरी होती है पर्सन हु आर एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पोस्ट आउटसाइड इंडिया। आईएफएस ऑफिसर्स हो गए, या फिर इंडियन काउंसुलेट जो बाहर हैं, इंडियन एम्बेसीज जो बाहर है, वहां पे काम करने वाले जो ऑफिसर्स हो गए, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो 4 कैटेगरी हो गई आपकी सर्विस वोटर की। सर्विस वोटर्स जो है इनको ये राइट ही दिया जाता है कि अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है तो आप पोस्टल बैलेट के थ्रू या फिर प्रॉक्सी वोटिंग के थ्रू, अभी प्रॉक्सी वोटिंग आगे आएगा तब समझा दूंगा, तो प्रॉक्सी वोटिंग के थ्रू आप वोटिंग कर सकते हैं। वो हो गए आपके सर्विस वोटर। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, पोस्टल बैलेट का मतलब क्या है। अब देखो मैंने आपसे कहा कि ये जो सर्विस वोटर हैं ये हो सकता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना हो जिस दिन वोट हो रही हो, तो क्या किया जाएगा, तो क्या सिस्टम किया जाता है, ये पोस्ट के थ्रू अपना जो बैलेट है, अपना जो वोट है उसको कास्ट कर सकते हैं। तो पोस्ट के थ्रू क्या होगा, ये अपने वोट जो है जिस जगह है वहां से पोस्ट कर देंगे और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके पास वो
जो वोट है वो पहुंच जाएगी। अब पहले क्या हुआ करता था, पहले यहां पे जो आपका रिटर्निंग ऑफिसर है वो यहां से पोस्ट के थ्रू वोट इनको भेजेगा, फिर ये उस वोट को रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद ये अपनी वोट कास्ट करके दोबारा पोस्ट के थ्रू ही रिटर्निंग ऑफिसर को वापस भेजेंगे। इसमें क्या होगा, ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, पोस्ट के थ्रू आप ये काम कर रहे हो। तो इसको थोड़ा चेंज किया गया था और एक नया सिस्टम लाया गया था, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर। यहां पे क्या होता है, रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, ये ईमेल के थ्रू, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू वोट जो है वो इस सर्विस वोटर के पास भेज देगा। अब जब वोट या जो बैलेट है वो इस सर्विस वोटर के पास इलेक्ट्रॉनिकली भेजी जाएगी तो वो तो रियल टाइम में पहुंच जाएगी कि 1 सेकंड में ही जो वोट है उसके पास पहुंच गई। यहां पे क्या है, वो जो टाइम पीरियड है अब वो शॉर्टन हो गया, तो एफिशिएंसी ज्यादा आ गई सिस्टम में। तो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट में क्या होता है, यहां से जो वोट भेजी जाती है वोटर के पास वो इलेक्ट्रॉनिकली भेजी जाती है, वोटर उसका प्रिंट आउट निकालेगा, अपनी वोट कास्ट कर देगा और वो वहां से पोस्टल बैलेट के थ्रू ही अपनी वोट को भेजेगा। तो यहां पे जो वन वे था कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसके पास तक जो वोट जा रही थी वो तो इलेक्ट्रॉनिकली चली गई, लेकिन वहां से जो वोट आएगी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वापस जब उसने वोट कास्ट कर दिया तो वो आएगी आपकी पोस्टल बैलेट के थ्रू ही। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इलेक्टर्स एंड रिटर्न थ्रू पोस्ट। अब कौन कौन एलिजिबल हो सकता है पोस्टल बैलेट के लिए अगर हम बात करें तो वो होते हैं सर्विस वोटर, मैंने अभी आपको बता दिया था सर्विस वोटर, वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी। अब बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको इलेक्शन ड्यूटी पे गवर्नमेंट लगाती है तो वो भी हो सकता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना हो तो वो भी पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट कास्ट कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन आपने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा है, तो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं लोग ये भी पोस्टल बैलेट के थ्रू अपनी वोट को जो है वो कास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव बहुत न्यूज में रहता है, आपने इसके बारे में सुना ही होगा। नन ऑफ द अबव। अब अगर आप ईवीएम को नोटिस करोगे तो ईवीएम में सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया जाता है नोटा का, नन ऑफ द अबव। इसका मतलब यह है ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं आपको उनमें से कोई भी पसंद नहीं है, आप किसी को भी वोट नहीं कास्ट करना चाहते, तो आप क्या करते हो, आप उन सबको डिसअप्रूव करते हुए नोटा का बटन दबा देते हो। ठीक है, तो इट अलाउ वोटर्स टू डिसअप्रूव ऑल द कैंडिडेट्स व्हाइल वोटिंग। तो यहां पे क्या, वोट तो दे रहे हो लेकिन आप किसी भी कैंडिडेट को नहीं देना चाह रहे क्योंकि आपके हिसाब से उनमें से कोई भी आपका वोट डिजर्व नहीं कर रहा है। ये जो नोटा आया है ये आया है 2013 के बाद। एक केस हुआ था, बहुत फेमस केस है, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ये पीयूसीएल जो है ये बेसिकली एक एनजीओ है, इसने एक पीआईएल फाइल की थी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि नोटा का ऑप्शन जो है वो दिया जाए लोगों को, तो 2013 के बाद ही ये नोटा का ऑप्शन आया है। और ये ध्यान रखना, ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस में अप्लाई नहीं करता, ये सिर्फ जो आपके डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी में अप्लाई करता है। और नोटा का मतलब ये भी नहीं है कि आप रिजेक्ट कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। नोटा को अगर सबसे ज्यादा वोट भी मिल जाते हैं तो भी जो सेकंड कैंडिडेट होगा, मतलब जिसको नोटा के बाद सबसे ज्यादा वोट्स मिले होंगे उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो नोटा का मतलब राइट टू रिजेक्ट नहीं है, बस आप डिसअप्रूव कर रहे हो, आप ये जताना चाह रहे हो कि मुझे इनमें से कोई भी कैंडिडेट जो है वो पसंद नहीं है। और इसी वजह से ये माना जाता है कि नोटा इज अ टूथलेस टाइगर, कि अगर आप नोटा दबा भी देते हो तो भी उसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर नोटा को सबसे ज्यादा भी मिल गई तो जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा जिसे सेकंड लार्जेस्ट वोट मिली होगी उसको जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इसी वजह से ये कहा गया है कि रूल 64 ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल का रूल 64 जो है वो नोटा से डील कर रहा है, तो ये कहा गया कि उसमें जो है चेंजेस लाए जाएं जिससे कि नोटा को और पावरफुल बनाया जा सके और इसे राइट टू रिजेक्ट का एक ऑप्शन बनाया जा सके। नेक्स्ट है प्रॉक्सी वोटिंग। मैंने अभी कहा था आपसे प्रॉक्सी वोटिंग के बारे में बताऊंगा। प्रॉक्सी वोटिंग का मतलब यह है आपके बिहाफ पे कोई और वोट डाल दे। अब क्या होता है कि समझ लो अभी हमने सर्विस वोटर के केस में देखा कि वो प्रेजेंट ही नहीं होते, तो अगर वो प्रेजेंट नहीं होंगे तो उनकी वोट जो है वो वेस्ट चली जाएगी क्योंकि वोट नहीं डाल पाएंगे। तो या तो वो पोस्टल बैलेट के थ्रू डाल ले या फिर क्या हो सकता है वो अपने बिहाफ पे अपना वोट जो है वो किसी और को ट्रांसफर कर दे और उनके बिहाफ पे वो इंडिविजुअल जो है वो वोटिंग डे वाले दिन जाके वो वोट कास्ट कर दे। उसको नाम दिया जाता है आपका प्रॉक्सी वोटिंग। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, आप डेलीगेट कर रहे हो अपने वोट को किसी और इंडिविजुअल को। ये न्यूज में क्यों रहा है, बहुत टाइम से जो हमारे एनआरआईज हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं लेकिन वो इंडियन सिटीजन है और वो रजिस्टर्ड है यहाँ पे किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग के लिए,
वो ये डिमांड रखते हैं कि उन्हें प्रॉक्सी वोटिंग दी जाए। क्यों? क्योंकि जब तक वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रेजेंट नहीं होंगे वो वोट नहीं डाल सकेंगे, और ये उनके लिए बहुत कॉस्टली अफेयर पड़ता है कि वो स्पेशली अलग अलग कंट्रीज से इंडिया में वापस आए सिर्फ वोटिंग करने के लिए, और कई केसेस में वो आ भी नहीं पाते, उनके प्रायर कमिटमेंट्स होते हैं, जॉब्स होती हैं अपनी, तो वो बार बार ये डिमांड करते हैं कि हमें प्रॉक्सी वोटिंग दी जाए। और 2017 में एक बिल लेकर आए थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल। इस बिल में जो एनआरआईज हैं उन्हें प्रॉक्सी वोटिंग का राइट जो है वो देने की बात की गई है। हालांकि अभी तक वो दिया नहीं गया है, बट हाँ न्यूज में वो है। ये गवर्नमेंट जो है ट्राई कर रही है कि उनको प्रॉक्सी वोटिंग प्रोवाइड कर दे। नेक्स्ट है फेशियल रिकॉग्निशन फॉर वोटर वेरिफिकेशन। ये अभी अभी तेलंगाना में यूज किया गया है। लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे, अर्बन लोकल बॉडीज जो होती हैं, म्युनिसिपैलिटीज जो होती है, उनके चुनाव हुए थे तेलंगाना में। तो तेलंगाना का स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसने इस एप्लीकेशन का यूज किया था। जैसे आपके मोबाइल है, मोबाइल में आपका फेशियल रिकॉग्निशन होता है, फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू आप फेस अनलॉक के थ्रू अपने मोबाइल को अनलॉक कर सकते हो। तो यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई या फिर बिग डेटा हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, इन कॉन्सेप्ट्स का आप यूज करके जो है वेरीफाई कर सकते हो कि जो वोट डालने आ रहा है वोटर, क्या वो कोई फेक वोटर तो नहीं, यहां पे कहीं प्रॉक्सी वोटिंग तो नहीं हो रही, कोई किसी और को इंपर्सोनेट तो नहीं कर रहा। तो उससे रिलेटेड ये न्यूज में रहा है, एक एप्लीकेशन डेवलप की गई थी फेशियल रिकॉग्निशन का यूज करके जो वोटर्स हैं उनको वेरीफाई करने के लिए। और कहां पे यूज हुआ है? तेलंगाना में। और ये ध्यान रखना पहली बार हुआ है इंडिया में ऐसा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैंने अभी आपको समझाया था, वो रजिस्टर करानी पड़ती हैं आपको। रजिस्टर किसके पास कराते हो आप कराते हो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर। तो यहां पे क्या है, इलेक्शन कमीशन ने एक पोर्टल बनाया है, ऑनलाइन पोर्टल। जब कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कराने जाता है इलेक्शन कमीशन के पास, तो क्या होता है, उस पोर्टल पे वो इंफॉर्मेशन आ जाती है। आप उस पोर्टल का यूज करके देख सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो कहां तक पहुंची और अभी कितना टाइम है आपको रिकॉग्निशन मिलने के लिए। तो यहां पे क्या है, ट्रांसपेरेंसी आ गई, थोड़ी एफिशिएंसी आ गई। ऑलराइट, सो इट इज एन ऑनलाइन पोर्टल टू फैसिलिटेट ट्रैकिंग ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, एवेब एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी। ये होता क्या है, ये बेसिकली जो अलग अलग कंट्रीज हैं, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन है, तो अलग अलग कंट्रीज में इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए बहुत सारी बॉडीज बनी हुई हैं। उन सबका एक एसोसिएशन है, उन सबकी एक बॉडी है। ये 2013 में स्टैब्लिश की गई थी साउथ कोरिया में। और ये जो एवेब है इसकी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है, जनरल असेंबली होती रहती है। अभी रिसेंटली इसकी 4th जनरल असेंबली हुई थी और वो हुई थी बेंगलुरु में। और उसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? अगर इंडिया में हो रही है तो हमारे इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी बनती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने 4th जनरल असेंबली जो हुई थी एवेब की, उसको होस्ट किया था। इसका जो एम है बेसिकली वो क्या है, स्ट्रेंथनिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट इन मेंबर कंट्रीज। जो मेंबर कंट्रीज है उनमें जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं उस प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है अलग अलग कंट्रीज की, उनको डिस्कस किया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में वो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाती हैं। नेक्स्ट है आपका रूल 64। रूल 64 जो है ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का 1961 के अंडर आता है। ये बेसिकली रूल 64 जो है वो डील करता है डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो इलेक्शन रिजल्ट जो डिक्लेयर करता है और किसी को सर्टिफाई करता है कि वो इलेक्शन जीत गया है, वो करता है रूल 64 के अंडर। ठीक है, तो यहां पे आपका ये टॉपिक जो है ये भी फिनिश हो गया है। इसके आगे वाले जो आपके टॉपिक्स है वो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।